हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज हर्षवर्धन सिंह एंड आई सिक्योर्ड AIR 2856 इन नीट 225। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है ट्वेल्थ के साथ एक नीट में अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हो, और कि क्या मिस्टेक्स जो है वो मैंने ट्वेल्थ के साथ की थी जिससे मेरा उस साल ना होकर ड्रॉप ईयर में सिलेक्शन हुआ वगैरह है। वो आपको पूरा 2 ईयर का जो प्लान में जो टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग करना है, ना कि ऐसे नॉर्मल बुक लेके बैठ गए और से जब होगा होगा। बट नहीं, टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग करोगे तो आपका पूरा जो लास्ट में जो है वो बेनिफिट मिलेगा, उसमें आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। जैसे पूरा अगर आपने सितंबर या अक्टूबर तक अपना सिलेबस कर लिया तो आपको लगभग 6 मंथ मिल जाएंगे नीट में, जिससे आपको बहुत रिवीजन में टाइम मिल जाएगा और ड्रॉपर बेस से भी आप बहुत आगे निकल जाओगे। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग करना है। जैसे आपको सबसे पहले पता चल जाएगा 80 चैप्टर से नीट में, और 80 में से अपने मेन मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है या फिर जो जहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं तो वो कौन से हो गए? वो हो गए 50 या 60 के आसपास, और अपने पास टाइम है 661 डेज का। और जो नीट 2026 के प्लेयर्स है तो उनके लिए टाइम लगभग 270 डेज है। तो वो भी इसको मतलब उनके 11th क्लियर है वैसे, तो उनको भी वैसे टाइम, अगर सिलेबस यहाँ तक हो जाए सितंबर अक्टूबर तक तो उनको भी खूब इनफ टाइम मिल जाएगा। तो वो भी मतलब अपना जो ट्वेल्थ का पोर्शन भी इजीली कर सकते हैं। और हमारे जो बैच थे क्लास में, हमारे जैसे कोचिंग में बैच वगैरह थे, तो उनके जो सिलेबस वो होते थे वो सितंबर या अक्टूबर के आसपास क्लियर हो जाते थे। अगर आप ऑनलाइन क्लास में हो या फिर ऑफलाइन में तो आपके लगभग इसके आसपास क्लियर करने की कोशिश कर सकते हो। तो फिर इससे क्या है, बोर्ड वगैरह में प्रिपरेशन में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करें चैप्टर की, तो 80 चैप्टर हो गए, उनमें से अपने जो 50 या 60 चैप्टर अपने जो काम के या फिर टाइम कंज्यूमिंग है उनमें जो ज़्यादा टाइम लगता है, और 20 या 30 चैप्टर जो बचे हैं उनमें टाइम कम लगता है। चैप्टर तो वो भी इंपॉर्टेंट है बट टाइम वगैरह थोड़ा कम लगता है। बात करेंगे जो अपने को कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जो मैंने ट्वेल्थ के साथ भी मैंने भी कोशिश की थी उनको अवॉइड करने की। सबसे पहला तो है मोबाइल फ़ोन। तो वो अगर आप जैसे अगर डिस्ट्रैक्शन नहीं होते हो, जैसे मैं भी लास्ट ईयर जो ड्रॉप ईयर था तो उसमें मैं अपना मोबाइल साथ में ही रखता था, क्योंकि मैं जो PW का जो बैच ले रखा था उससे मेरा DPP वगैरह सॉल्व करता था या फिर टेस्ट सीरीज जो भी है वहाँ से देता था। तो वो उसके लिए अगर आप लेना चाहो तो साथ में मोबाइल वगैरह भी आप रख सकते हो, भी लिमिटेड। नेक्स्ट है ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना जो जैसे आपको क्लास में भी ऐसे बच्चे मिलेंगे जो बोलेंगे कि ट्वेल्थ के साथ सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता है, तो उनको भी सबसे पहले तो अवॉइड करना है, क्योंकि वो सबसे पहले डीमोटिवेट करते हैं। तो मैंने भी ऐसे लोगों को पूरा अवॉइड करने की कोशिश की, चाहे वो ड्रॉपर बैच में हो या फिर ट्वेल्थ के साथ हो। तो आपके पड़ोसी वगैरह होते हैं वो भी अगर बोलते हैं कि ट्वेल्थ के साथ तो कोई सिलेक्शन नहीं होता है तो उनको भी अवॉइड करो, उनको से भी सुनना नहीं, पूरा मतलब बॉयकॉट कर लो 2 साल के लिए, कुछ भी नहीं सुनना उनकी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो है 11th क्लास है वो आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करनी है। मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था जिसमें मैंने ट्वेल्थ में अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, क्योंकि 11th मैंने गवर्नमेंट स्कूल से की, वहाँ से मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था। इवन मेरे को ट्वेल्थ में भी कुछ आइडिया नहीं था कि NCERT पढ़नी है, नोट्स पढ़नी है, या फिर कैसा पैटर्न आता है एग्जाम का, कहाँ से आते हैं, PYQ का कैसा पैटर्न होता है, JMENS का क्या होता है, बिल्कुल कोई भी आइडिया नहीं था। तो मैंने अपने प्रिपरेशन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था, मैंने ट्वेल्थ में स्टार्ट की। तो अब आप 11th से कर लो तो आप ट्वेल्थ तक तो समझ सकते हो पूरा पैटर्न, और ट्वेल्थ के अंदर तो आपको पूरा मतलब सीक्वेंस जान सकते हो इससे, और आप अपना आराम से ट्वेल्थ के साथ सिलेक्शन ले सकते हो। और जो फ्रेशर वगैरह होते हैं उनका भी, जैसे कोई अगर ट्वेल्थ के साथ बहुत मिनिमम नंबर से रह जाते हैं तो वो भी फ्रेशर में तो इजीली गुड रैंक सिक्योर कर सकता है। मेरे को ट्वेल्थ के साथ टाइम मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि NCERT पढ़नी होती है या फिर नोट्स पढ़ने होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक सबसे पहले ये टिप्स दूंगा कि आपको ओनली NCERT, और वो भी सिर्फ NCERT पढ़नी है, और नोट्स पढ़ने वो भी लिमिटेड, वो भी मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है। और अभी बता दूं कि नोट्स मतलब ठीक है टीचर क्लास पढ़ा है उस टाइम और थोड़ा बहुत रूम पे जाकर देख लेना बस, उसके बाद वापस कभी नोट्स को खोलना नहीं है। मेन फोकस अपना NCERT पे रखना है। बायो में तो मैं कहूँ 100% जो है NCERT पर ही फोकस करना है। आप काफ़ी इंप्रूव कर सकते हो, 340 350 तो ईजिली स्कोर कर लेते हो। और नेक्स्ट है हमारा टारगेट जो है वो 720 तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि इससे एक अलग सा प्रेशर महसूस होता है। और जो भी है कॉलेज मार्क्स से अकॉर्डिंग मिलता ही नहीं है, पहले बात तो ये हो गया। कॉलेज मिलता है रैंक के अकॉर्डिंग। इस बार भी आप देख सकते हो तो 686 पर AR1 थी, तो किसी के 700 से प्लस है ही नहीं। तो मतलब अपना जो मेन फोकस रहेगा वो रैंक के अंदर होगा। जैसे अपन ने 5000 रैंक के अंदर आना है मान लो ट्वेल्थ के साथ, तो अपना मेन फोकस यही रहेगा कि मैं ऐसा क्वेश्चन निकालूं जिससे जो टॉपर भी वही क्वेश्चन निकाल रहा हो। तो ये सोच के अपना जो भी DPP वगैरह कुछ भी सोल्व करने होते हैं तो ये करना है। टेस्ट में जो रैंक वगैरह आती है उसको भी यही एनालिसिस करना होता है। और आप 100% जो है वो अगर ये टिप्स वगैरह फॉलो कर दो तो आप 5000 के रैंक के अंदर तो ट्वेल्थ के साथ इजी वे में आ सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो 720 का सोच के आते हैं, फिर इवन लास्ट में जाते जाते सिलेक्शन भी नहीं होता है। तो अपना ये सोचना ही नहीं, अपना सोचने 5000 के अंदर आना है इजी वे में। टिप्स वगैरह मतलब जो NCERT पढ़ना है, जो जो टीचर्स क्लास में बताए वो पढ़ते जाओ, और इजी वे में लास्ट में नीट में फर्स्ट चांस में 5000 के अंदर आ जाओगे। नेक्स्ट है सिलेबस का। अब सिलेबस जो है वो आपको सितंबर या अक्टूबर में तो मस्ट कंप्लीट करना ही है, क्योंकि इससे आपको जो रिवीजन में बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, और जो आप ड्रॉपर से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे, क्योंकि उनका जो सिलेबस है वो फरवरी या मार्च के अंदर होता है, और ये आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा। तो इसलिए आपको सिलेबस तो मिनिमम मतलब
करना ही है सितंबर अक्टूबर, जिससे आपको बोर्ड में ज़्यादा फायदा होगा। और अगर मान लो आपका सिलेबस जनवरी फरवरी में हो रहा है तो आपको बोर्ड्स में थोड़ा कम टाइम मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बोर्ड्स। अब बोर्ड्स पे कैसे फोकस करें? बोर्ड्स में आपको क्या करना है, जनवरी या फिर जनवरी के एंड या फिर फरवरी में अपना जो है वो स्टार्ट कर लेना है। हमारे बोर्ड थे जैसे मार्च में, तो अगर आपके मार्च में हो तो उससे जस्ट 1-2 मंथ पहले आप बोर्ड की प्रिपरेशन चालू कर सकते हो। और उस प्रिपरेशन में कुछ अंतर है नहीं, क्योंकि जो नीट का सिलेबस है वही बोर्ड में आता है, उससे कुछ इनफ कुछ ज़्यादा है नहीं। तो जो अपन नीट के लिए तैयारी करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, तो वो को वही आता है। और बोर्ड में आपको जो 12th में है वो आपको डेरिवेशन वगैरह फिजिक्स में निकाल देते हैं, तो उससे आप इजीली सोल्व कर सकते हो। और रही बात एनसीईआरटी की, तो वो वही सिलेबस है, और बायो में तो वही एनसीईआरटी पढ़नी है और नीट में भी वही आना है। तो इससे आपको कोई ज़्यादा हेडेक लेने की बात नहीं है, और जो भी एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो जनरली यही करता था, जो अपने पहले नीट की प्रिपरेशन चल रही थी, लास्ट में मैंने जनवरी के एंड में या फिर फरवरी की स्टार्टिंग में मैंने जो है वो बोर्ड की प्रिपरेशन चालू कर ली थी, जिससे जो मेरा है वो नीट की जो एनसीईआरटी वगैरह मैंने पढ़ रखी थी वो को वही जो है बोर्ड में काम आ गई। तो इससे मतलब कुछ अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। और मेन फोकस रहेगा अपना हिंदी इंग्लिश में। तो हिंदी इंग्लिश के लिए आप जनरली दिसंबर से भी चालू कर सकते हो, 1-1 घंटा देना हिंदी इंग्लिश के लिए। और वो भी कैसा पढ़ना है वो भी मैं बताता हूँ अभी। और जो मैंने खुद ने जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में तो 93.33%, और ओवरऑल जो है हिंदी इंग्लिश को इंक्लूड करते हुए 90% जो है बोर्ड में अचीव कर लिया था, वो भी सिर्फ 1 या 2 मंथ के अंदर। तो ये भी आप जनरली, क्योंकि 1-2 मंथ नहीं है, वो अपन ने जो नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी वो वही बोर्ड में आनी है। हिंदी इंग्लिश के लिए कुछ एफर्ट्स अलग से करना पड़ेंगे, उसका भी अभी बताता हूँ। तो हिंदी इंग्लिश का देखते हैं। हिंदी इंग्लिश के 2 पॉइंट है, एक तो स्टोरी जितने भी चैप्टर होते हैं स्टोरी वाले, एक होता है ग्रामर। अब जो स्टोरी वाले चैप्टर्स की ट्रिक बता देता हूँ। जो यूट्यूब वगैरह देखते हो, तो यूट्यूब पे अब आप जो भी चैप्टर का जो नाम है उसका सर्च करके आप जो एनिमेटेड वीडियो देख सकते हो, उसके 10 मिनट के आएंगे, 15 मिनट के आएंगे, एक चैप्टर को आपको पूरा एनिमेशन में बता देगा वो, जिससे वो लंबे समय तक याद रहेगा। और आपको जो है क्वेश्चन वगैरह बन जाएंगे, और हिंदी या इंग्लिश में आप जो बनाए जो भी आंसर है वो बना सकते हो। इससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, और जो लंबी लंबी क्लास है वो लेनी पड़ेगी। अब ग्रामर के लिए आप जनरली किसी अच्छे टीचर से जो है वो नोट्स के या फिर अच्छे टीचर से क्लास लेकर पढ़ सकते हो, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि अपना स्टोरी वगैरह अपन ने शॉर्ट में सलटा दी। और वो जो अपन एनसीईआरटी जो हिंदी इंग्लिश की आती है उनसे भी पढ़ के आप समझ सकते हो उनके क्वेश्चन वगैरह। तो इसके लिए तो कोई ज़्यादा एफर्ट अलग से है नहीं। आप अगर दिसंबर से भी 1-1 घंटा 1.5-1.5 घंटा भी इसको दोगे अगर हिंदी इंग्लिश को, तो वो आपको लास्ट तक मार्च तक जाते जाते तो आपको अपना आराम से हिंदी इंग्लिश में भी 90+ स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट है मॉक पेपर। अब आपको जो बोर्ड से रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं या फिर बोर्ड से रिलेटेड जो पेपर होते हैं वो आपको निकालने हैं। तो उससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरह का जो एप्लीकेशन आती है, इस तरह से लेटर पूछते हैं, जो भी आपके ग्रामर वगैरह क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैंने भी लास्ट के टाइम अपने ये जो पेपर वगैरह देता था मॉक टेस्ट, जैसे जैसे अपन नीट में देते हैं वो वही इसमें भी ट्राई करनी चाहिए। आपको पास 1 मंथ रहेगा, 1 मंथ में वापस आप अपना जो नीट का प्रिपरेशन थी वो वापस रिवाइज कर सकते हो। तो इससे आपको जो वापस है मिल जाएगा आपको टाइम, जो जिससे आप अपना जो बोर्ड जिससे आप अपना नीट में अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हो। अब इसमें भी यही है कि आपने जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वहाँ पे पढ़ी थी बोर्ड में थ्योरी, तो उसी के काम आने वाली है। और फिजिक्स के क्वेश्चन अलग से निकाल लेना, क्योंकि मैं भी यही करता था। जैसे मैंने जनरली 12th के साथ जो है मैंने बायो वगैरह बोर्ड में इजी वे में जो अपना पूरी थ्योरी वगैरह वहाँ से कंप्लीट कर ली थी। तो फिर ये 1 मंथ बचा था, उसमें मैं फिजिक्स वगैरह का ज़्यादा ध्यान देता था। तो फिर है नेक्स्ट मॉक टेस्ट। इस पे भी अपन डिटेल में बात करेंगे कभी और। बट मैं जनरली अभी ये बता दें, आपको 100+ मॉक टेस्ट तो देने ही है। और जो आपको 6 मंथ मिल जाएगा सिलेबस होने के बाद, उसमें तो आप बहुत सारे क्वेश्चन भी निकाल सकते हो। मैंने खुद ने लगभग 50,000 तो ऑफिशियली क्वेश्चन, और इसके अगर अनऑफिशियल गिने तो वो तो 1 लाख तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि मैंने डीपीपी वगैरह निकाली फिजिक्स वाला, तो वहाँ कोई काउंटिंग नहीं की थी। जो मेरे पास पेपर वगैरह पड़े हैं उसमें लगभग 50 के क्वेश्चन तो है ही। तो वो अगर आप भी ऐसे कोशिश कर सकते हो तो 50 या 1 लाख तक क्वेश्चन निकाल सकते हो, क्योंकि बहुत इनफ टाइम मिल जाता है इसमें। पेपर वगैरह हो गए या फिर डीपीपी वगैरह हो गया, और क्वेश्चन वगैरह मैं और टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसलिए आप वो भी ज्वाइन कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इजी वे में जो है रैंक अपनी जो 5,000 के अंदर सिक्योर कर सकते हो। कोई तो 1,000 के अंदर भी आ सकते हैं, क्योंकि आपने जनरली देखा होगा टॉपर ज़्यादातर 12th के साथ ही आते हैं। तो मतलब ये एक मोटिवेशन रख के आप जो है वो आराम से इजी वे में सिक्योर कर सकते हो अपनी रैंक। ऐसे जो नेगेटिव चीज़ें उनको आपको ध्यान देना नहीं है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ, जैसे आप जो काउंटडाउन इंडिकेटर देख सकते हो, ये मेरे सारे टेस्ट थे जो फरवरी से लगाकर जो 4 मई तक हमारे जो एग्जाम हुए थे वो सारे नीट तक। तो इससे मैंने जो जनरली वो सारे स्कोर अपना लिख देता था जिस दिन एग्जाम होता था उसके जस्ट अगले दिन। तो इससे मेरा पूरा याद रहता था कि कौन सा मेरा लोएस्ट स्कोर है, क्या मेरे को अगले टेस्ट में स्कोर करना है। वो मैं पूरा डिटेल में इसको मतलब देखते पता चल जाता था कि अगले टेस्ट में इतने आए थे, मतलब जो भी है पूरा। तो ये भी आप अपनी जो स्टडी टेबल या फिर दीवार वगैरह पे आप जो स्टडी रूम में जो चिपका सकते हो। इससे आपको क्या है कि मोटिवेशन भी मिलेगा, लास्ट टेस्ट में इतना है तो उससे नेक्स्ट में कुछ ज़्यादा इंप्रूव करना है जो भी है। तो मतलब ये आप चिपका भी ये आपके लिए जनरल सजेशन है। तो ये भी आप फॉलो कर सकते हो। मैंने तो अपने नीट प्रिपरेशन में ये चीज़ फॉलो की थी। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट में बता दो और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू।